जी वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड अरम। और ब्रेक से पहले हम लोग अब्दुल वहीद साहब का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। बहुत कंप्रीहेंसिवली जवाब दिया, आपने सुना। और जी अब नौशीन का क्वेश्चन हम प्रोग्राम में ऐड करना चाहेंगे। नौशीन का क्वेश्चन ये था कि उनको शादी के 1 या 2 साल के बाद जो है उनके हस्बैंड ने 1 तलाक जो है वो दे दी थी। उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने दूसरी तलाक जो है वो प्रोनाउंस की है। उनका एक बेटा भी है और वो कहती हैं कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। ये 2 तलाक की सूरत में मेरा क्या लीगल स्टेटस है, यानी मैं उनके साथ जो है वो एक तो शादी कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। किस बेसिस पे जो है मेरे हस्बैंड मुझे जो है वो लटका के रखना चाह रहे हैं कि 3-4 साल बाद में फिर जो है वो तुम्हें तीसरी फाइनल डिवोर्स दूंगा। जी नौशीन, आपके सवाल का जवाब इस तरह से है कि इस्लाम के तहत इन्होंने तो वक्फे से तलाक दी। अगर एकदम भी 3 तलाक़ें दे दी जाएं तो हमारे मुल्क का कानून ये है कि यूनियन काउंसिल के अंदर उस तलाक की कॉपी जानी है और असल जो है वो बाई पोस्ट इनके पास आएगी। यूनियन काउंसिल के पास जब ये कॉपी चली जाए तो उन्होंने एक आर्बिट्रेशन काउंसिल या सालसी काउंसिल की तश्कील देनी है, जिन्होंने दोनों तरफ से एक नुमाइंदा उन्होंने रखना है और चेयरमैन खुद भी बैठेंगे। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, यहाँ पर एक प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करेंगे। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शेख जवाद बात कर रहा हूँ लाहौर शहर से। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी क्वेश्चन जी मेरा ये है कि बेसिकली ना आजकल एक चीज प्रैक्टिस होती है जिसको नॉमिनी कहा जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी चीज का जो है ना नॉमिनी डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने जो थी ना कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसका मैंने नॉमिनी किसी को किया था। ठीक है। लेकिन ड्यू टू मुझे किसी ने बताया था कि ये कोर्ट के अंदर जो है ना चैलेंज हो जाता है और आपके नॉमिनी को बाद में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है। मेरी पर्सनल जो है ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका भी नॉमिनी मैंने सेम बंदे को किया हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज भी जो है कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकती है कि यानी कल कलाकों को मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी जो मेरे नॉमिनी को मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? जी थैंक यू वेरी मच। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी सर, आप बता रहे थे यूनियन काउंसिल के मुताल्लिक। मैं पहले यूनियन काउंसिल वाली बात करता हूँ। जब तक यूनियन काउंसिल के अंदर ये 90 डेज़ का पीरियड है, ये उस दिन से शुरू होगा जिस दिन कॉपी तलाक की यूनियन काउंसिल में चली गई। और 90 डेज़ में अगर वो सालसी काउंसिल जो है कोशिश करेगी कि दोनों की मसालियत हो जाए, अगर ना हो तो वो तलाक का एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और फिर तलाक होती है। दूसरी सूरत, इसलिए ये जो खातून है नौशीन अभी भी अपने खावंद की बीवी ही रहेंगी अगर वो इनको तलाक नहीं देता। और जब तक नहीं देगा और दे भी दे और वहाँ नहीं पहुँचाता और ये प्रोसेस नहीं होता, तलाक अदालतें नहीं मानेंगी उसको। इनके पास रास्ता ये, अगर वाकई इनको इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है कि उसे हस्बैंड परसीव ही नहीं करती तो इन्हें खुला के ग्राउंड पे जाकर तलाक फैमिली कोर्ट से लेनी पड़ेगी। इस तरह अपने आप को आज़ाद कर सकती हैं, जिसके लिए उनको हक महर अगर लिया हुआ तो वापस करना पड़ेगा, अगर नहीं लिया हुआ तो माफ़ करना। सर थोड़ा सा मैं वापस क्लियर करना चाहूँगी कि अगर उन्होंने 3 तलाक़ें जो हैं वो प्रोनाउंस कर देते हैं जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, तो क्या तलाक फिर भी इफेक्टिव नहीं होगी? यानी जब तक वो रजिस्टर नहीं होती तो क्या वो तलाक इफेक्टिव नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल तलाक इफेक्टिव नहीं होगी जी। उस वक्त भी उन 90 डेज़ के पीरियड के अंदर दोबारा रजू करने का हक है, इवन अगर तहरीरी तलाक भी दे दी जाए। और अगर वहाँ पे गई नहीं तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तलाक किसी तरह से हुई है, उनकी बीवी ही है। अदालती तौर पे आपने बताया कि इस तरह से अगर हम शरीयत के हवाले से बात करें तो कुछ और मामला आ जाते हैं और वो उस तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपने टेलीविजन सेट की आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा प्लीज। हेलो जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ क्वेश्चन ये है कि मेरी प्रॉपर्टी है उस पे मेरे अजीज हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जबकि फादर मेरे नाम 2005 में करके गए थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए ऐसे रेंटेड तौर पे 2001 में दिया। तो भाई और मेरे भाभी है वो तो जी आप दोबारा से बताइएगा, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो दोबारा से अपना नाम भी बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, हम आपको ठीक तरह सुन नहीं पा रहे। अपने टेलीविजन सेट की आवाज हल्की कर दीजिएगा। मैं इंटरप्ट करता नहीं, मुझे ये समझ आई है कि ये कह रहे हैं कि इनके वाले साहब ने अपने ज़िंदगी में प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी थी और इनके भाई और भाभी जो हैं उसके ऊपर उनको रहने के लिए सिर्फ उन्होंने जगह दी थी, अब वो खाली नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने बाकायदा आपके हक के अंदर कोई हिबानामा वगैरह किया था और या कुछ ज़ुबानी बात है? जी आप अपना नाम भी प्लीज बताते जाएं।
सब पावर पे पावर नहीं होती है, तो वो पावर जी आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज अपना नाम और जगह बता दें। कहा कि ये पावर मेरे बेटे के नाम कर दें, तो उन्होंने कोर्ट पे जाके मेरे नाम पावर कर दी। अब वो 2001 में वालिद साहब उनको रहने के लिए दे रहे थे, अब वो उसे क्लेम बनाकर उन्होंने कोर्ट में केस फिक्स किया हुआ है और 3 साल के केस में मैं रुल रहा हूँ, जबकि पावर हर चीज मैं यहाँ तक हाउस बिल्डिंग लोन 1,20,000 तो वो मैंने क्लियर कर दिया, उसके भी मेरे पर रिडेम्पशन मेरे नाम है, टाइटल मेरे नाम है, हर चीज मैंने ओके किया, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं और बस एक मुकदमा मेरे केस डाला हुआ है और 3 साल से 2 साल से केस चल रहा। मैं इतना गरीब आदमी हूँ, परेशान हूँ, ना तो मैं कुछ इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ, ना मेरे पर रुपया। वो वकील कहेगा नई फाइल शूट करे तो आपका केस लड़ेंगे, मेरे पास तो फाइल रख के पैसे नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है जी। आपके वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, आपने उसकी रिडेम्पशन भी करवाई है, वो भी आपके नाम है। इसका मतलब है आप फुल फ्लैज मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, तो आपको दखलयाबी का या कब्जे का एक दावा उनके खिलाफ करना पड़ेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर ही आपको कब्जा मिल सकता है। वो भले कुछ भी कहते रहें, वो उसको चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दुरुस्त तौर पर एक्सिक्यूशन आपके नाम पर हुई है तो आपको इवेंचुअली ये प्रॉपर्टी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अदालत में जाए बगैर और कब्जे का दावा किए बगैर आप इसको परसीव ना करें कि आपको मिल जाएगी, और आप अदालत जाएं, इंशाल्लाह आपको जरूर इंसाफ मिले। जी एक सवाल सर यहाँ पे ही ऐड करना चाहूँगा, बल्कि अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी लकीली आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और बल्कि माशाल्लाह आप स्पेशलिस्ट भी हैं इन तमाम चीज़ों के। आपसे ये पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि एक कब्जे के मुतालिक आपने बताया कि आप बेदखली भी कर दें दावा या सिविल केस कब्जे का दावा, सूट फॉर पोजेशन भी कर सकते हैं। एक इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट जो है 2005 का, उसके तहत जो हम सेशन कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं। यहाँ हमारे व्यूअर्स को ये बताते जाइएगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल भी इस किस्म का आता है और भी बहुत से लोग देख रहे होंगे जिनके इसी तरह के मिलते जुलते मसाइल होंगे। तो क्या हमें जो फौजदारी कार्रवाई करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल सकता है अगर हम सेशन कोर्ट में जाके इलीगल जो है वो डिस्पोजिशन एक्ट 2005 का उसके तहत जाएँ, या सिविल जो है साइड पर जाने से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए? देखें जी, वो जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है वो कानून बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है कि आप फौजदारी रेमेडी जो है अवेल कर सकते हैं। हमारी इसके ऊपर एक जजमेंट आ गई और वो फुल बेंच की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट से, और उसमें उन्होंने ये होल्ड कर दिया है, वो खोसा साहब की जजमेंट है, उनकी लिखी हुई जजमेंट है। उन्होंने कहा ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है ये एक्चुअली कब्जा ग्रुपों के लिए बना हुआ है, ये आम लोगों के खिलाफ आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो कि आदी हैं और वो लोगों की जगहों पे इसी तरह मुख्तलिफ हिलों बहानों से कब्जा करते रहते हैं और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी क्रिमिनल है, वहाँ पे क्रिमिनल लॉ आपकी हेल्प के लिए आएगा, वरना आपको सिविल अदालत में जाना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सी बातें क्लियर हो गई आपकी इस बात से। इसी के साथ जो है दूसरे कॉलर हमारे साथ थे जवाद। उनका क्वेश्चन ये था कि अगर आप नॉमिनी कर देते हैं किसी को, या इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, तो वो क्या चैलेंज की जा सकती है बाद में? जी आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ जी, नॉमिनी जो है उसका सिर्फ इतना पर्पस होता है कि वो जाके कलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो लीगल एयर्स हैं उनके अपने हिस्सों के मुताबिक उसे तकसीम करना होता है। वो किसी सूरत भी मालिक नहीं बन सकता, इस पर लॉ बड़ा क्लियर है। जिस पर्पस के लिए भी उन्होंने किसी प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी किया है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया है, नॉमिनी अकेला उसका मालिक नहीं बन सकेगा। जी बहुत यहाँ पे बल्कि सर एक बात पूछना चाहूँगा, बल्कि क्लियर करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस और इस तरह की रकम जो है, या जो इस तरह से सेविंग सर्टिफिकेट्स, और एक केस लॉ मेरी नज़र से गुजरा 2006 का, उसमें भी ये बात की गई थी कि इस तरह की चीज़ें भी जो है उसमें भी नॉमिनेशन काम नहीं आएगी, उसकी भी विरासत उसी तरह से होगी जिस तरह से आपकी। सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये कि जो बेवा होती है पेंशन लेना उसका हक होता है, उस हद तक जो है वो नॉमिनेशन ज़रूर काम आती है कि अगर किसी ने अपनी बीवी का नाम वहाँ पे दिया हुआ तो वो अकेली जो है वो रकम जो उसकी पेंशन की है वो ले सकेगी। बाकी तमाम की तमाम चीज़ों के लिए जो नॉमिनी है वो सिर्फ कलेक्ट करेगा और बाद में बाकी वरसा के दरमियान उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम होगी। जी बहुत शुक्रिया सर बात क्लियर करने का। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए इंसाफ 24/7। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।